Hey everyone, welcome to Study with Aman. This is Amandeep Kaur. Today we are going to start International Relations Current Affairs from December 2019 to March 2020. So इसके आपके दो लेक्चर्स हो जाएंगे, एक पार्ट 1 पार्ट 2. तो हमारे 2020 मार्च 2020 तक के करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के कंप्लीट हो जाएंगे. इफ यू वांट द पीडीएफ्स ऑफ द लेक्चर देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड ज्वाइन. और अब तक जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं सबके पीडीएफ्स वहां पे अवेलेबल हैं, जाके डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए. सो आज जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम शुरू करने जा रहे हैं आज, सबसे पहले है इंडिया यूएसए 2+2 डायलॉग. सो इंडिया यूएसए 2+2 डायलॉग है क्या? 2+2 का मतलब है कि दो ऑफिशियल्स इंडिया के होंगे, दो ऑफिशियल्स यूएसए के होंगे, वो मीटिंग्स करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, दो कौन कौन से ऑफिशियल्स होंगे? फॉरेन, एक तो होंगे फॉरेन मिनिस्टर, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द बोथ द कंट्रीज. तो वो मिलके क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे. तो उसका मतलब है 2+2. तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2+2 में है कौन कौन. फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स हैं दोनों ही कंट्रीज के, इंडिया और यूएसए के. तो ये एक हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जहां पे दोनों कंट्रीज के दोनों मिनिस्टर्स मिलते हैं और रिव्यू करते हैं सिक्योरिटी, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का 2+2 डायलॉग सिर्फ और सिर्फ यूएसए के साथ ही है. और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा 2+2 डायलॉग है, लेकिन ये स्पेसिफिकली हम इंडिया और यूएसए की बात कर रहे हैं क्योंकि इनका रिसेंटली दोनों का जो है अभी सेकेंड एडिशन है 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है उसका हुआ है. सो रिसेंटली जो सेकेंड एडिशन है इंडिया यूएसए का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग टुक प्लेस इन वाशिंगटन डीसी यूएसए. तो इसलिए हम इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2+2 डायलॉग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया यूएसए के बीच नहीं है, इंडिया का जैसे जापान है और भी कंट्रीज के साथ है. उसके बाद सेकेंड हमारा टॉपिक है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस. तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का क्या यहाँ पे मतलब है, दो टाइप की फोर्सेस होती हैं. यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर दो टाइप की फोर्सेस होती हैं. एक तो होती है पीस मेकिंग और दूसरी होती है पीस कीपिंग. तो पीस कीपिंग का मतलब है जैसे कि जो एरियाज हैं जहाँ पे हमेशा कोई ना कोई, जैसे मिडल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे कोई ना कोई लड़ाई चलती रहती है, वहां पे क्या होता है, फोर्सेस हमेशा डिप्लॉय करके रखे जाते हैं. तो वो पीस मेकिंग के लिए होते हैं. पर कई बार हो सकता है किसी एरिया में जैसे लड़ाई लग जाए, वहां पे और फोर्सेस भेजे जाते हैं, तो वो पीस मेकिंग के लिए होते हैं. तो यहाँ पे पीस कीपिंग के लिए हम बात कर रहे हैं. तो अभी क्या है, यूनाइटेड नेशंस का ये है क्या, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो है एक इंस्ट्रूमेंट है डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एज अ वे टू हेल्प कंट्रीज टोर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट टू क्रिएट द कंडीशंस फॉर लास्टिंग पीस. तो वहां पे जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज जहां पे लड़ाई, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई कुछ ना कुछ चलता रहता है, वहां पे पीस जो है इस्टेब्लिश करने के लिए वहां पे यूनाइटेड नेशंस के बैनर के अंडर जो है फोर्सेस जो है बहुत सारे अलग अलग कंट्री से वहां पे भेजी जाते हैं. तो इस तरह से अभी क्या है, जो फर्स्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑथोराइज किया था डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर टू मिडल ईस्ट टू मॉनिटर द आर्मिस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड इट्स अरब नेबर्स. तो 1948 में जब वहां पे इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में आपस में लड़ाई लगी थी, तो वहां पे पीस इस्टेब्लिश करने के लिए पहली बार यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था, वहां फोर्सेस भेजे गए थे. तो अभी न्यूज में ये इसलिए है दोबारा से क्योंकि इंडियन जो पीस कीपर्स है साउथ सुडान में, उनको वहां पे क्या मिला है, यूएन का एक प्रेस्टिजियस मेडल मिला है. तो उसके बाद जो है, अगर साउथ सुडान की लोकेशन देखें तो साउथ सुडान एक अफ्रीकन कंट्री है. तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउथ सुडान की लोकेशन यहाँ पे है. एक टाइम पे आज से 5-6 साल पहले ये एक सुडान और साउथ सुडान दोनों एक ही कंट्री हुआ करते थे, लेकिन फिर दोनों के बीच में जैसे जो है काफी लंबा युद्ध कह सकते हैं चला, तो आपस में दोनों अलग हो गए. तो यहाँ पे सुडान अलग रह गया और यहाँ पे जो अलग कंट्री बनी वो साउथ सुडान था. तो इसके लोकेशन यहाँ पे है. कई बार यूपीएससी का जैसे ट्रेंड है कि प्लेसेस इन न्यूज भी पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी प्लेस न्यूज में है तो यहाँ पे साउथ सुडान के में जो हमने इंडिया के पीस कीपिंग फोर्सेस थे उनको जो है यूएन का मेडल मिला है. सो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो मोर देन 1,10,000 मिलिट्री, पुलिस एंड सिविलियन पर्सोनल फ्रॉम 125 कंट्रीज करंटली सर्व इन 14 पीस कीपिंग ऑपरेशंस. सो इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं मोर देन 2 लाख मिलिट्री एंड पुलिस ऑफिसर्स
to UN peacekeeping over 70 years in more than 50 missions. So currently India जो है is among the largest troop contributors in the world with over 7,500 personnel deployed in Cyprus, Congo, Haiti, Lebanon, the Middle East, South Sudan and Western Sahara, helping save lives, protect people and setting the stage for lasting peace. तो इंडिया में ये भी याद रखना कि जो लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर्स वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया भी एक है. इंडिया क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग मिशन है उसके अंडर अपने फोर्सेस बहुत ज्यादा भेजता है. उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाटो के बारे में. नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसेंटली ये न्यूज में है कि इसका 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है और इसका समिट जो था वो इस बार लंदन में था. तो नाटो के बारे में अगर हम बात करें तो नाटो इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस. तो ये मिलिट्री अलायंस है यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का. तो इसके पूरे मेंबर्स कितने हैं? 29 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं जिनमें से नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है और यूरोपियन कंट्रीज है. इसको फॉर्म किया गया था 1949 में जब कोल्ड वॉर चल रही थी. तो जब कोल्ड वॉर चल रही थी, जैसे कि पूरे यूरोप की बात करें, यहाँ पे जैसे पूरा बड़ा यूरोप है, यहाँ पे रशिया है, ये रशिया के साथ दूसरे कंट्रीज थे तो वो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे. कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट होती है जैसे कि वहां पे एक ही पार्टी होती है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन तो वो ईस्टर्न यूरोप था. ईस्टर्न यूरोप तो वेस्टर्न यूरोप में क्या था? लिबरल गवर्नमेंट थी, लिबरल डेमोक्रेसी थी. तो यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका था, जैसे नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज जैसे कनाडा, अमेरिका, तो ये क्या थे? ये एक साथ थे क्योंकि यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी थी, यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी. तो कम्युनिस्ट के खतरे से बचाने के लिए वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को नाटो को इस्टेब्लिश किया गया जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है. वहां पे तब कोल्ड वॉर के टाइम पे जैसे लड़ाइयां चलती रहती थी, कुछ ना कुछ होता रहता था. तो यहाँ पे यूएसए क्या चाहता था कि वो जो है अपना प्रेजेंस जो है यूरोप में बना के रखे. सो नाटो का मेन पर्पस ये था टू गारंटी द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स. So if the stability is threatened, NATO would also defend non-members. यहाँ पे ये भी था कि अगर वर्ल्ड लेवल पे स्टेबिलिटी थ्रेटन होती है तो नाटो जो है नॉन मेंबर्स को भी डिफेंड करेगा. जैसे कि एग्जांपल, दो यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर, इट हैड वर्कड विद नाटो ओवर द इयर्स. तो ना यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर ना होते हुए भी यूक्रेन ने क्या किया? नाटो से हेल्प ली अपनी कंट्री में इस्टेब्लिश करने के लिए पीस. तो यहाँ पे नाटो का जो मेन प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे वो काम करता है वो है कलेक्टिव डिफेंस. जिसका मतलब ये है कि अगर मान लो नाटो के जितने भी 29 मेंबर्स हैं, अगर एक मेंबर के ऊपर भी अटैक होता है तो बाकी सब मेंबर ये समझेंगे कि वो अटैक सबके ऊपर है, सिर्फ एक कंट्री के ऊपर नहीं है. नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं सबके ऊपर वो अटैक हुआ है तो वो मिलके जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. नाटो के बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट एट WTO. तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रमोट्स फ्री ट्रेड. कोई भी जो है वर्ल्ड के कंट्रीज का मेंबर बन सकते हैं. तो जो इसके मेंबर्स बनेंगे वो अपने मेंबर जो भी इसके मेंबर्स बनेंगे वो दूसरे कंट्रीज को कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी कंट्री में फ्री, कहने का मतलब है कि ज्यादा उसके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाएंगे. कुछ जैसे WTO के बारे में अगर हम पढ़े तो बहुत कुछ है इसके अंदर, न्यू रूल्स रेगुलेशंस हमेशा आते रहते हैं. लेकिन बेसिकली इसके बारे में अगर नॉर्मल सी बात, सिंपल सी बात हम समझे तो यही है कि ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए है. तो इसके अंदर अलग अलग बॉडीज हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए. तो अभी क्या हुआ है कि इसके अंदर WTO के अंदर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वहां पे क्या हो रहा है, यूएसए ने कहा है कि जो चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको रोकने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ WTO नाकाम हुई है. इसलिए यहाँ पे 2 साल के लिए जो जजेस को जो है अपॉइंट किया जाता है उनकी अपॉइंटमेंट पे यूएसए ने रोक लगा दी है. तो जिसकी वजह से क्या है कि अभी कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट जो बॉडी है वो ठीक से काम कर नहीं रही है क्योंकि वहां पे अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है. तो उसके चलते हुआ क्या है कि कुछ मेंबर्स ने मिलकर, जो WTO के कुछ मेंबर्स है सबने नहीं इस्टेब्लिश किया है एक मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट एज कॉन्टिजेंसी अपील अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रेड डिस्प्यूट्स. कि अगर जैसे कि जो WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम WTO का है, इसमें क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम इज अ मैकेनिज्म
टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। अब सारे मेंबर स्टेट्स हैं, ट्रेड चल रही है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए WTO है। अब दो कंट्रीज के बीच, किसी भी दो कंट्रीज के बीच, किसी भी या फिर दो से ज्यादा के बीच किसी गुड्स या सर्विसेज को लेके कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व जो है WTO के अंडर ही किया जाता है, अंडर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि इट यूटिलाइजेस बोथ पॉलिटिकल नेगोशिएशंस एंड एडजुडिकेशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे उरुग्वे जो राउंड नेगोशिएशंस हुए थे 1986 1994, तभी क्या हुआ था कि वहां पे क्रिएट किया गया था डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम and adoption of dispute settlement understanding to govern the trade disputes between member states। तो यहाँ पे क्या है कि जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम काम करता है वो है टू एस्टैब्लिश अ फास्ट efficient, dependable and rule oriented system to resolve disputes। तो dispute settlement body जो WTO के अंडर है उसमें क्या है, जनरल काउंसिल जो है इस WTO's highest decision making body meets as DSB dispute settlement body। It is essentially a political body and it administers rules and procedure of the DSU dispute settlement अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे क्या है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, डिसीजंस आर टेकन बाय रिवर्स कंसेंसस मेथड। तो ये कीवर्ड्स हैं जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इन्हें ध्यान में रखना आप। यहाँ पे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, बाय रिवर्स कंसेंसस मेथड, जिसका मतलब ये है कि जैसे एक डिसीजन तो ले लिया है, जब तक उस डिसीजन के अगेंस्ट जो लोग खड़े हैं उनमें कंसेंसस नहीं है, मान लो कि 10 लोग हैं जो उसको मना कर रहे हैं, तो 10 लोगों में कंसेंसस होना चाहिए, वो 10 के 10 मना करेंगे तो ही ये डिसीजन जो है माना जाएगा कि तो रिवर्स कंसेंसस का मतलब है जैसे कि एक डिसीजन ले लिया गया है, बॉडी ने एक डिसीजन ले लिया है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, उसके लिए अगर उसको डिनाई करना है तो बाकी सारे मेंबर्स को उसके अगेंस्ट आना पड़ेगा। तो वैसा आज तक कभी हुआ नहीं है। सो उसके बाद एक एपिलेट बॉडी है। एपिलेट बॉडी जो है एक 7 मेंबर परमानेंट ऑर्गन है दैट एडजुडिकेट्स अपील्स विद इन द DSS डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। Members are appointed by DSB for 4 years. It follows a positive consensus mechanism. So USA जो है अभी क्या है कि USA ने क्या कहा है, उनको ये है कि जितनी भी चाइना की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट कुछ किया नहीं जा रहा है, इसीलिए इन्होंने जो एपिलेट बॉडी है उनकी जो जजेस है उनकी अपॉइंटमेंट पे रोक लगा दी है। तो ये तो है पूरा इसके बारे में मैकेनिज्म, जो ऑलरेडी मैकेनिज्म था उसके बारे में। तो अभी अगर हम न्यू मैकेनिज्म के बारे में पढ़े, जो न्यू मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया गया है, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट। तो ये क्या है, इट हैज बीन सेट अप एज WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी हैज बिकम डिसफंक्शनल। तो जो नॉर्मल जिसकी बॉडी है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी वो अभी डिसफंक्शनल हो गई है, इसकी वजह से न्यू बॉडी आई है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि जो फाइनल आर्बिट्रेशन होंगी वो बाइंडिंग होंगी मेंबर्स के ऊपर, कि उनको वो डिसीजन मानना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है दिस कैन बी यूज्ड बिटवीन एनी WTO मेंबर्स व्हेन WTO एपिलेट बॉडी इज नॉट फंक्शनल। सो यहाँ पे इस एग्रीमेंट को जो है दिस एग्रीमेंट हैज बीन मेड बाय यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, चाइल्ड एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया और USA आर नॉट पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट। तो इस एग्रीमेंट का जो है इंडिया और USA पार्ट नहीं है, बाकी कंट्रीज ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया है। तो ये है पूरा इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो है पोलर साइंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो पोलर साइंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट न्यूज में ये था कि जब स्वीडन के किंग जो है यहाँ पे इंडिया में उन्होंने विजिट किया था, तो दोनों कंट्रीज के बीच पोलर साइंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था। काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। वैसे तो बहुत सारे हम एग्रीमेंट्स बाकी कंट्रीज के साथ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ एग्रीमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ज्यादा न्यूज में रहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ देम। तो पोलर साइंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है क्या? This agreement includes cooperation between both the countries in Arctic and Antarctic regions and hence the name polar science। तो यहाँ पे हमें जो है एडवांटेज ये होगा कि इंडिया को जो है रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के बारे में ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोलर रीजन है हमारा नॉर्थ में साउथ में, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के हमारे नॉर्थ में साउथ में जो पोलर रीजन है वहां पे जो है एक्सप्लोरेशन की करेंगी दोनों कंट्रीज, आर्कटिक रीजन में भी एंटार्क्टिक में भी। तो यहाँ पे आपको स्वीडन की लोकेशन पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप पे। ये पूरा यूरोप का वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है और ये जो रेड में है ये है स्वीडन। तो ये नॉर्वे है, ये है स्वीडन। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन ओशन कमीशन। इंडियन ओशन कमीशन न्यूज में था क्योंकि
इंडिया जो है इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। इंडिया हैज बिकम ऑब्जर्वर ऑफ द इंडियन ओशियन कमीशन। तो इंडियन ओशियन कमीशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया गया था इन 1982 एट पोर्ट लुइस मॉरिशियस, और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था आफ्टर 2 years इन 1984 बाय विक्टोरिया एग्रीमेंट इन सीशेल्स। तो यहाँ पे 6 कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर्स हैं। ये जो 6 कंट्रीज है ये अफ्रीकन इंडियन ओशियन नेशंस है, कि जैसे कि ये हमारा इंडियन ओशियन है, यहाँ पे इंडिया है, ये इंडियन ओशियन है, तो ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे ये अफ्रीका है। यहाँ पे ये 6 कंट्रीज है जो इसके मेंबर्स है इंडियन ओशियन कमीशन के, जैसे कि सीशेल्स हो गया, कॉमरोस हो गया, मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया, ला रीयूनियन हो गया। तो ये 5 मेंबर्स इसके मेंबर्स हैं, ये 5 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो इसमें जैसे कोई भी ग्रुपिंग होती है ना, उसमें कुछ तो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर का मतलब है कि वो तो परमानेंट है, कोई भी मीटिंग्स वगैरह होगी, वहां पे वोटिंग होगी तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो ऑब्जर्वर मेंबर्स होते हैं ना, वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट तो जरूर करते हैं, लेकिन उनको वोटिंग वगैरह का राइट नहीं होता है। तो इंडिया को यहाँ पे इंडियन ओशियन कमीशन में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके इसके मेंबर्स, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर काफी कम होते हैं ना, उसके सारे मेंबर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड है कि वो पूछ लेता है मेंबर्स का नाम लिख के यहाँ पे स्टेटमेंट में अलग अलग। तो आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग जिसके मेंबर्स 5 से 10 तक हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इस बार ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओशियन कमीशन का जो इंडिया को भी इसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, ऑब्जर्वर मेंबर इसका बना है इंडिया। तो इसके और भी ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, जैसे चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी, जैसे कि इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन representing countries and regions where French is a lingua franca और customary language। So इसके अलावा जापान है, यूनाइटेड नेशंस है और इंडिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका मैंडेट क्या है? टू स्ट्रेंथन द टाइज एंड टू सपोर्ट इट्स मेंबर स्टेट्स इन पाथ टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसका मैंडेट है। उसके बाद एक न्यूज में था वनीला अलायंस। वनीला अलायंस भी न्यूज में था। ये भी जो इंडियन ओशियन और जो हमने अभी पढ़ा, इंडियन ओशियन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, इन्हीं का अलायंस है। तो वनीला अलायंस जो है एक एयरलाइन अलायंस है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। कोई भी अलायंस है, कुछ भी ग्रुपिंग है, वो किस पर्पस के लिए बना है वो पता होना आपको जरूरी है। सो वनीला अलायंस इज एन एयरलाइन अलायंस formed in September 2015 to improve air connectivity within the Indian Ocean region by strengthening cooperation between the airlines of Indian Ocean Commission members। तो जो इंडियन ओशियन कमीशन के मेंबर्स हैं, वो मेंबर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज हैं, उनमें जो है एयरलाइन अलायंस है, ताकि जो उनकी जो एयरलाइंस है, जो भी एयरप्लेन्स है, उनके आपस में अलायंस हो एक दूसरे के कंट्री में। जैसे कि उनको जो है थोड़ी जो है एग्जाम्पशंस वगैरह दे देते हैं ताकि टूरिज्म वगैरह को ज्यादा प्रमोट किया जाए। सो अगस्त 2010 में जो कुछ कंट्रीज है, जैसे शीसेल्स, उसके बाद मॉरिशस, मेडागास्कर, कॉमरोस, यूनियन, मायोट एंड मालदीव्स, इन्होंने दे यूनाइटेड अंडर द ब्रांड वनीला आइलैंड्स टू प्रमोट टूरिज्म टू द एंटायर रीजन। ताकि ये जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, क्योंकि ये आइलैंड कंट्रीज हैं, इनके पास जो है सोर्सेज ऑफ इनकम तो बहुत ज्यादा होते नहीं है, ज्यादा टूरिज्म से ही कमाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि इंडिविजुअली टूरिज्म को प्रमोट करने की बजाय ये लोग अगर ग्रुपिंग में टूरिज्म को प्रमोट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो जो इनका इनिशियल गोल था वनीला अलायंस का, इंक्लूड इंक्रीज एयर सर्विस बिटवीन द आइलैंड्स, मोर अट्रैक्टिव फेयर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड शेयरिंग। तो यहाँ पे वनीला आइलैंड इज एन एफिलिएशन ऑफ आइलैंड नेशंस सीशेल्स, ये इसके मेंबर्स हैं, मेडागास्कर, रीयूनियन, मॉरिशस, कॉमरोस, मायोट इन इंडियन ओशियन टू फॉर्म अ न्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन ब्रांड। सो इसका एम जो है, एम ऑफ द कॉर्पोरेशन दैट हैज बीन फाउंड इन 2010 एट ला रीयूनियन is to pool forces and jointly market the region compared to the solely इंडिविजुअल मार्केटिंग ऑफ ईच आइलैंड इन द पास्ट। इससे पहले क्या हो रहे थे, हर आइलैंड अपने आप को इंडिविजुअली प्रमोट कर रहा था, फिर सोचा इन्होंने कि मिलके प्रमोट करते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम। तो ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम क्या है? ग्लोबल guided by the global compact on refugees, global refugee forum is an opportunity to translate the principle of international responsibility sharing into concrete action। अभी आजकल तो नहीं, बहुत साल से जैसे कि मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ होता ही रहता है,
वहां पे कोई ना कोई लड़ाइयां जिसकी वजह से वहां के लोग जो है बेचारे जो है यूरोप में चले जाते हैं, क्योंकि यूरोप के कंट्रीज पास पड़ते हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड के और भी बहुत सारे एरियाज है, जैसे कि म्यांमार में जो रोहिंग्याज है वो इंडिया बांग्लादेश इधर आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं रिफ्यूजी मूवमेंट कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम जो है एस्टैब्लिश किया गया है। फोरम विल शोकेस इम्पैक्टफुल प्लेजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस। तो जो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि पहला जो है ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम टुक प्लेस ऑन 17 एंड 18 दिसंबर 2019। तो 2019 में पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम हुआ था, और हुआ कहाँ था? Palais des Nations in Geneva, स्विट्जरलैंड, एंड फोकस्ड ऑन फॉलोइंग एरियाज। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम जो है 2019 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड, जनेवा में हुई थी। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस किया, जैसे कि अरेंजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग, एजुकेशन, जॉब्स एंड लाइवलीहुड, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉल्यूशंस एंड प्रोटेक्शन कैपेसिटी। सो यहाँ पे इसको किसने होस्ट किया ये भी इम्पोर्टेंट है। होस्ट इसको किया यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, द यूनाइटेड नेशन रेफ्यूज एजेंसी एंड गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड। तो इन्होंने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया। aims to debate and discuss the response of world's countries to global refugee situation। तो ये इसके बारे में पूरा है। इसके बाद नेक्स्ट है E3 ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी न्यूज में थे। E3 ग्रुप ऑफ कंट्रीज है कौन कौन से ये पता होना चाहिए पहले तो। ये है ब्रिटेन, ये यूरोप के कंट्रीज है, फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी। तो ये क्यों न्यूज में थे? इन्होंने कहा कि ईरान मस्ट refrain फ्रॉम वायलेंस एंड रिस्पेक्ट न्यूक्लियर डील। तो जो ईरान की जो P5+1 कंट्रीज के साथ इनकी न्यूक्लियर डील चल रही थी, कि पहले जो था काफी साल पहले, डेकेड पहले जो है पता चला था कि ईरान जो है अपने कंट्री में न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना रहा है, तो बहुत कुछ कर रहा है, न्यूक्लियर कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहा है। तो इस तरह से बाकी कंट्रीज ने फिर इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, ताकि ये जो है कोई सेटलमेंट कर ले और अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म कर दे। डील हुई थी, काम भी चल रहा था, लेकिन फिर जो है यूएसए ने भी डील से विड्रॉ कर लिया। ईरान भी अब इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो बाकी जो E3 ग्रुप ऑफ कंट्रीज है इन्होंने यही कहा है कि ईरान को वायलेंस से दूर हटना चाहिए और न्यूक्लियर डील की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो the three countries also highlighted the importance of de-escalating tensions in Iraq and Iran and reaffirmed their determination to fight Islamic State। तो E3 कौन कौन से कंट्रीज है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है गंगा वोल्गा डायलॉग। गंगा वोल्गा डायलॉग जो है ये अभी रिसेंटली हुआ था, वाज हेल्ड इन इंडिया एंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया इन न्यू दिल्ली। गंगा रिवर इंडिया में है, वोल्गा रिवर जो है वो रशिया में है। तो दोनों रिवर्स के नाम पे ये डायलॉग है, और हुआ कहाँ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। द डायलॉग फोकस्ड इन प्रोवाइडिंग इंटरफेस बिटवीन सिविलाइजेशंस ऑफ कंट्रीज, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उनको बढ़ाया जा सके। इसलिए ये कोई दूसरी टाइप का पॉलिटिकल जो है मीटिंग वगैरह ऐसा नहीं था। डायलॉग था बेसिकली टू प्रमोट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ताकि एक दूसरे के जो कंट्रीज के लोग हैं एक दूसरे के सिविलाइजेशन को समझ सके इस तरह करके। सो इसकी थीम बेसिकली थी कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी इसकी थीम थी। उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव। हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव जो है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक है, तो वो है कहाँ पे? ये जो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हो यहाँ पे ये पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये ईरान है, और यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे ये वाली स्ट्रेट जो आप देख रहे हो पानी की स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि ईरान के पास है। यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे ओमान है, यूएई है। तो ये पानी की जो स्ट्रेट है यहाँ से, जैसे ये तो गल्फ ऑफ ओमान हो गई, ये पूरी पर्शियन गल्फ है, ये जो स्ट्रेट है यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव है क्या? इंडिया ने रिसेंटली अटेंड किया हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव हेल्ड इन तेहरान। तो तेहरान जो है वो ईरान की कैपिटल है। तो ईरान में हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव हुआ जो कि ईरान का ही इनिशिएटिव है। तो इस बार इसको इंडिया ने भी अटेंड किया, इसलिए ये न्यूज में है। सो ओमान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और अमंग द की पार्टिसिपेंट, और भी पार्टिसिपेंट थे, लेकिन जो की पार्टिसिपेंट्स है वो कौन कौन से हैं? ईरान में तो ये हुआ ही था, ईरान ने खुद इसको ऑर्गेनाइज कराया। इसके अलावा जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे ओमान, यहाँ पे ये ओमान की लोकेशन है, इंडिया की तो आपको पता ही है, उसके बाद चाइना की भी पता है, और यहाँ पे जो है अफगानिस्तान है, इन्होंने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इनिशिएटिव एम्ड एट स्टेबलाइजिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स
द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमिड यूएस ईरान टेंशंस। अभी क्या हो रहा था, जैसे कि आपको पता है कि पहले जब का ये न्यूज है तब यूएसए और ईरान के बीच में काफी, जो उनके मिलिट्री चीफ को जो यूएसए ने मार दिया था, उसकी वजह से काफी ज्यादा टेंशंस हो रहे थे। तो वो टेंशंस की वजह से जैसे ये एरिया काफी ज्यादा, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ब्लॉक हो जाए तो ये कंट्रीज को बहुत दिक्कत होगी। तो ये एरियाज में जो है, यहाँ पे जो है एक, क्योंकि वर्ल्ड का ये बिजिएस्ट शिपिंग लेन है, तो इस यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए ईरान ने ये मीटिंग की थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। ये काफी न्यूज में है। तो इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस है क्या? ये यूरोपियन जो यूनियन है उसका इनिशिएटिव है। तो ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक पेमेंट मैकेनिज्म है। ये एक पेमेंट मैकेनिज्म है जिसको एस्टैब्लिश किसने किया है? यूरोपियन यूनियन ने किया है, टू सिक्योर ट्रेड विद ईरान and skirt USA sanctions after Washington pulled out of the landmark nuclear deal last May। तो लास्ट ईयर यूएसए ने जो न्यूक्लियर डील ईरान के साथ हो रही थी उससे वापस जो है खुद को पुल आउट कर लिया था। इसकी वजह से क्या है, यूरोपियन यूनियन जो है की जो कंट्रीज है उन्होंने कहा कि हम यूएसए की तरह खुद को इस डील से बाहर नहीं लाएंगे, हम ईरान के साथ डील करेंगे। तो डायरेक्ट वे में, जैसे क्योंकि ईरान के साथ ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएसए ने, जिसकी वजह से वो बाकी कंट्रीज के साथ पैसे में जैसे डील वगैरह नहीं कर सकता ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या है कि एक पेमेंट मैकेनिज्म अलग से यूरोपियन यूनियन ने एस्टैब्लिश किया है ताकि वो ईरान के साथ डील कर सके। सो इट इज रजिस्टर्ड एट पेरिस विद इनिशियल 3000 यूरोस इन द कैपिटल एंड अ सुपरवाइजरी बोर्ड विद मेंबर्स फ्रॉम फ्रांस एंड जर्मनी एंड चेयर्ड बाय यूके। सो यहाँ पे इसकी अगर की फीचर्स की बात करें हम, इट विल अलाउ ट्रेड बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड ईरान विदाउट रिलाइंग ऑन डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। इट विल इनिशियली बी यूज्ड फॉर नॉन सैंक्शनेबल ट्रेड। अभी क्या होगा कि कौन कौन सी गुड्स में ट्रेड के लिए इसको यूज किया जाएगा? नॉन सैंक्शनेबल, जिसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन गुड्स है, मेडिसिन, फूड एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो यहाँ पे ये न्यूज में अभी इसीलिए था क्योंकि अभी 6 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है। बाकी पहले भी इसके कंट्रीज, जो यूरोपियन यूनियन के बाकी कंट्रीज है, काफी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो धीरे धीरे करके कंट्रीज इसको ज्वाइन कर रहे हैं, और जब जब कोई न्यू कंट्री इसको ज्वाइन करती है ये न्यूज में आता है। तो अभी 6 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है, जैसे कि बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन कौन किसी कंट्री ने इसको अभी ज्वाइन किया, क्योंकि इसको थोड़े थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई कंट्री ज्वाइन करती ही रहती है, लेकिन आपको ओवरऑल ये क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट है पेरिस पीस फोरम। सो पेरिस पीस फोरम क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल इवेंट ऑन ग्लोबल गवर्नेंस इश्यूज एंड मल्टीलैटरलिज्म हेल्ड एनुअली इन पेरिस, फ्रांस। तो इसका जो है अभी 2019 में इसका 2nd एडिशन हुआ था, ज्यादा पुराना ये नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पेरिस पीस फोरम ज्यादा पुराना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो है 2019 में ही इसका 2nd एडिशन ही हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मोर देन 30 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट attended the forum and India was represented by External Affairs Minister S. जयशंकर। तो इंडिया जो है, इंडिया को भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिला, इंडिया ने भी इस पेरिस पीस फोरम को अटेंड किया था। तो ये बेसिकली है क्या, इसमें जो है ग्लोबल लेवल पे जो चैलेंजेस हैं उनके साथ डील करने के लिए है। द फोरम कन्वीन्स हेड्स ऑफ द स्टेट्स, नेशनल एंड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस among others for the purpose of discussing in depth major global challenges and finding practical solution। के जो मेजर जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके बारे में वहां पे डिस्कस करते हैं और कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो एट द फोरम ओवर 100 projects coming from all across the world that have put in practice specific solutions to governance challenges are showcased। उसके बाद नेक्स्ट है सार्क रिवाइवल। सार्क जो है, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में ढाका, बांग्लादेश में, और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। इसके 8 इसके मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे इसके बाद क्या है कि अभी क्या है कि 2014 में अटैक हुआ था पाकिस्तान के लोगों ने, जो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक करवाया था, पठानकोट और उरी में अटैक हुआ था, जिसके चलते हुए जो है इंडिया ने कहा था कि वो सारे के मीटिंग में जैसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
तो उसके बाद क्या हुआ, 2014 में जो है इसका जो अब तक का हम कह सकते हैं लास्ट समिट था, 2014 में पहले समिट हुआ, सब्सीक्वेंट समिट जो है 2016 में होना था, लेकिन जब 2016 में पठानकोट और उरी पे अटैक हुआ इंडिया में, तो उसकी वजह से ये मीटिंग सार्क वाली इंडिया ने बॉयकॉट की, और इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज ने भी बॉयकॉट की, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और श्रीलंका ने भी डिक्लाइन किया कि हम पार्टिसिपेट सार्क की मीटिंग में नहीं करेंगे, क्योंकि उस साल 2016 में जो सार्क का समिट था वो इस्लामाबाद में होना था, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होना था, तो इसकी वजह से इंडिया ने बॉयकॉट किया। इंडिया के साथ कुछ और मेंबर्स हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया। उसके बाद क्या हुआ था कि सार्क की जो मिनिस्टर्स की मीटिंग 2019 में हुई थी, बोथ कंट्रीज मिनिस्टर्स बॉयकॉटेड ईच अदर स्पीचेस। तो उसके बाद जो अभी क्या है कि श्रीलंका के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है रनिल, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि सार्क को रिवाइव करना चाहिए फॉर बेटर रीजनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो यही न्यूज है इसके बारे में। अभी मीटिंग क्या होगी कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि सार्क का रिवाइवल होना चाहिए। उसके बाद है राइसीना डायलॉग। राइसीना डायलॉग का भी 5th एडिशन हुआ है न्यू दिल्ली में। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2016 में। तो राइसीना डायलॉग जो है इज अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस committed to addressing the most challenging issues facing the global community. So every year हर साल global leaders जो है in policy, business, media and civil society are hosted in New Delhi to discuss cooperation on a wide range of pertinent international policy matters. So dialogue is structured as a मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग का मतलब होता है, जैसे शायद मैंने आपको पहले भी बताया, मल्टीलेटरलिज्म और मल्टी स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस होता है। जो मल्टीलेटरल डायलॉग होते हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो ग्लोबल लेवल पे गवर्नमेंट्स है, सिर्फ वही कंट्री के गवर्नमेंट जो है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो मल्टी स्टेक होल्डर होता है उसमें गवर्नमेंट्स के अलावा जो बिजनेस कम्युनिटी है, एनजीओज है, सिविल सोसाइटी, वो सब भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो राइसीना डायलॉग जो है एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जहां पे बिजनेस कम्युनिटी, एनजीओज वो सब भी पार्टिसिपेट करते हैं। Cross-sectional discussion involving heads of state, cabinet ministers, local governments as well as major private sector executives, members of the media and academia, ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। So conference is hosted by the Observer Research Foundation in collaboration with Government of India, Ministry of External Affairs। ये important है कि कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो इस बार इसका 5th एडिशन था। तो इसके बाद जो है हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होस्टेड द 6th इंडियन ओशियन डायलॉग एंड 11th दिल्ली डायलॉग एट प्रवासी भारतीय केंद्र इन न्यू दिल्ली। तो हमारा जो इंडियन ओशियन डायलॉग है इस बार उसकी 6th मीटिंग थी और दिल्ली डायलॉग की 11th मीटिंग थी। तो दोनों को ही क्या किया गया, एक साथ जो है प्रवासी भारतीय केंद्र जो न्यू दिल्ली है वहां पे होस्ट किया गया। दोनों मीटिंग्स को, दोनों ही जो डायलॉग्स हैं उनको एक ही टाइम पे एक ही जगह पे न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया गया। तो थीम जो थी इंडियन ओशियन डायलॉग की वो क्या थी, इंडो पैसिफिक रीइमेजिनिंग द इंडियन ओशियन थ्रू एन एक्सपैंडेड ज्योग्राफी। सो इंडियन ओशियन डायलॉग की अगर हम बात करें, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्या है, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन consisting of 22 coastal states bordering the Indian Ocean। तो इंडियन ओशियन में जो कंट्रीज का बॉर्डर पड़ता है, 22 कोस्टल स्टेट्स हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। तो इट इज ओरिजिनेटेड इन 13th काउंसिल ऑफ मीटिंग्स। तो ये सिर्फ रिंग के बारे में है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इंडियन ओशियन डायलॉग है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो जो है इंडियन ओशियन डायलॉग, इट इज ओरिजिनेटेड इन 13th काउंसिल ऑफ मीटिंग्स हेल्ड इन 2013 इन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। जो फर्स्ट इंडियन ओशियन डायलॉग था वो कहाँ पे हुआ था, केरला में हुआ था 2014 में। एरियाज ऑफ डिस्कशन इंक्लूड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एटसेट्रा। सो 6th इसका जो है इंडियन ओशियन डायलॉग जो है विल बी हेल्ड लिखा है, लेकिन अभी हो चुका है। सो कहाँ पे हुआ था, दिसंबर 2019 में हुआ था न्यू दिल्ली में। उसके बाद जो है दिल्ली डायलॉग भी वहीं पे हुआ था। तो दिल्ली डायलॉग की थीम क्या थी, इज एडवांसिंग पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक एंड इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद द असिस्टेंस ऑफ अ रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। So Delhi Dialogue is a premier annual track 1.5 event between India and ASEAN। तो इससे पहले जो हमने डायलॉग पढ़ा था इंडियन ओशियन डायलॉग, वो जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन से रिलेटेड है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था इंडियन ओशियन डायलॉग जो है
इस फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। लेकिन जो अभी हम दिल्ली डायलॉग पढ़ रहे हैं, ये इवेंट है, ये क्या है कि एनुअल हर साल होता है। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी का मतलब होता है जहां पे बोथ ऑफिशियल्स भी होते हैं, नॉन ऑफिशियल सच एज बिजनेस लीडर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अलग अलग टाइप की डिप्लोमेसी होती है, जैसे ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, इस तरह से करके होती है। जो ट्रैक 1 होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से इन्वॉल्व होती है, ट्रैक 2 में मीडिया भी होता है, काफी होते हैं। तो इस तरह से बीच में 1.5 भी आई थी। तो 1.5 ट्रैक 1.5 इवेंट है ये इंडिया और आसियान के बीच में। तो दिल्ली डायलॉग डिस्कसेस पॉलिटिको सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स ऑन इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल एंगेजमेंट्स। तो अभी ये न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कॉमनवेल्थ के बारे में। कॉमनवेल्थ के बारे में जो हमारे प्रीवियस सीरीज है मई से नवंबर तक के, वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो इसके बारे में न्यूज जो है इंपॉर्टेंट वो ये थी कि मालदीव ने इसको रीज्वाइन करी है। मालदीव जो कंट्री है, तो यहाँ पे 2016 में क्या हुआ था, मालदीव को काफी ज्यादा कंडेम किया गया था यहाँ पे। तो मालदीव जो है इसे बाहर हो गया था। तो उसके बाद अभी इसने इसको फिर से रीज्वाइन जो है दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। So more than 3 years after the Indian Ocean Island nation quit the association amid mounting criticism of its human rights record then। तो इसको कहा गया था कि यहाँ पे इस कंट्री में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसको बहुत ज्यादा इसकी जैसे बोलते हैं निंदा की गई थी। इसकी वजह से मालदीव बाहर आ गया था, लेकिन अभी फिर से इसने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि मालदीव भी इसका मेंबर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है हांगकांग कन्वेंशन। तो हांगकांग कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये न्यूज में थी। हांगकांग कन्वेंशन रिसेंटली क्यों न्यूज में थी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है इसने अप्रूव कर दिया है इंडियाज एक्सेशन टू हांगकांग कन्वेंशन ऑन हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकलिंग विच विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग बूस्ट टू शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसलिए इसके बारे में अगर हम पढ़ें कि ये है क्या, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसने अडॉप्ट किया था हांगकांग कन्वेंशन को, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स इन 2009। तो 2019 में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर 2009 में एक हांगकांग कन्वेंशन हुई थी जो किससे रिलेटेड थी, फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ द शिप्स। तो इम्पोर्टेंट इसलिए इस साल ये है कि अभी इंडिया ने भी इसको जो है एक्सेस कर लिया है। अभी इंडिया भी जो है इस कन्वेंशन का मेंबर बन चुका है। इट इज एम्ड एट इंश्योरिंग दैट शिप्स बीइंग रिसाइकल्ड आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ देयर ऑपरेशनल लाइफ डू नॉट पोज एनी अननेसेसरी रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी एंड द एनवायरनमेंट। सो अभी क्या था, हांगकांग कन्वेंशन 2009 से जो है 2009 में इसको अडॉप्ट तो कर लिया गया था, लेकिन ये फोर्स में नहीं आई थी। लेकिन अभी इंडिया ने इसको एक्सेस किया है। तो जितने नंबर ऑफ कंट्रीज रिक्वायर्ड होते हैं कि इतने नंबर ऑफ कंट्रीज अगर इसको रेटिफाई करेंगे तो ही ये फोर्स में आएगी। अभी इंडिया ने जो है इसको कर लिया है, तो ये रिक्वायर्ड नंबर जो है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे उसने पूरा हो चुका है। इसकी वजह से अभी ये फोर्स में आ चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया की एक्सेशन के साथ हांगकांग कन्वेंशन फोर्स में आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है मार्पोल कन्वेंशन। मार्पोल कन्वेंशन जो है ये भी शिप से रिलेटेड है, लेकिन ये अलग तरह से रिलेटेड है। इससे पहले जो हमने हांगकांग कन्वेंशन पढ़ी थी ये सेफ रिसाइकलिंग ऑफ शिप से रिलेटेड है, और यहाँ पे मार्पोल कन्वेंशन जो है इट इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, कि जो शिप्स है वहां से पोल्यूशन निकलता है, उस पोल्यूशन को रोकना है। तो इसको भी अडॉप्ट किया गया है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसको अडॉप्ट किया था। और इसको अडॉप्ट कब किया था, 2008 में। that regulate the prevention of air pollution from ships and prohibits deliberate emissions from ozone depleting substances such as sulfur dioxide and nitrous oxide। तो यहाँ पे जब इसको जो है अडॉप्ट किया गया था तो उसके बाद जो एग्जॉस्ट स्क्रबर्स जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, उनको प्रेफर किया जाने लगा था क्योंकि वो पोल्यूशन जो है उसको कम करते थे, जैसे वे ऑफ रिड्यूसिंग सल्फर एग्जॉस्ट एज ए स्क्रब पोल्यूटेंट्स आउट ऑफ द इमिशंस। तो अभी न्यूज में ये क्यों चल रही थी, है तो कन्वेंशन बहुत पुरानी। अभी कह रहे हैं कि पिछले एक साल में जो ओपन लूप स्क्रबर्स हैं ये काफी ज्यादा इनकी डिमांड बढ़ गई है, इनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जबकि इसके ऊपर डिबेट चल रही है कि क्या ये सल्फर इमिशन जो है शिप से होने वाला सल्फर इमिशंस को कम कर सकती है कि नहीं कर सकती हैं।
उसके बाद जो है अगर हम पढ़ें कि कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कन्वेंशन भी न्यूज में चल रही थी। कन्वेंशन तो बहुत ज्यादा पुरानी है लेकिन फिर भी ये न्यूज में थी, इसलिए हम इसके बारे में कवर करेंगे। ये न्यूज जो ये कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। फॉलोइंग द अनपैरेलल्ड डिस्ट्रक्शन, हो क्या रहा था कि जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी ना, वहां पे जब कंट्रीज में डिस्ट्रक्शन हो रहा था तो जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स वगैरह होती है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो रही थी, जिसके बाद जो है नेशंस ने अडॉप्ट की। हेग जो है नीदरलैंड की कैपिटल है, वहां पे 1954 में इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया। कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी, तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे ये पहली ऐसी ट्रीटी है that focused exclusively on the protection of cultural heritage during the war and armed conflict. कन्वेंशन डिफाइन, तो कन्वेंशन डिफाइन करती है कि कल्चरल प्रॉपर्टी होती क्या है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कल्चरल प्रॉपर्टी होती क्या है तो हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया कल्चरल प्रॉपर्टी हैज मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ एवरी पीपल such as monuments of the architecture, art or history, whether religious or secular, archaeological sites, etc. So जो इसके साइनेटरीज हैं, जो भी इस कन्वेंशन को साइन करते हैं, रेफर टू इन द कन्वेंशन, वो क्या कहे जाते हैं, एज द हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज committed themselves to protecting, safeguarding and having respect for cultural property. अभी इस कन्वेंशन की 133 signatories हैं, including countries that have acceded to and ratified the treaty. So both USA और ईरान as well as India इसको साइन किया 1954 में और ये ट्रीटी फोर्स में आ गई थी 1956 में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्रेक्सिट के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेक्सिट का मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन काफी टाइम से चाहता था कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए। तो ब्रिटेन का कहना था कि हम बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं यूरोपियन यूनियन में, लेकिन हमें इसका यहाँ से कुछ खास फायदा होता नहीं है। और ब्रिटेन के अंदर भी जो लोग थे वो कहते थे कि यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनमें ओपन बॉर्डर्स है, कोई भी कंट्री से इधर उधर आ सकता है। तो ब्रिटेन के लोगों का कहना था कि रिफ्यूजीज बहुत ज्यादा हैं जो ब्रिटेन में आ रहे हैं बाहर की कंट्री से, जिसकी वजह से उनके जॉब्स वगैरह छिन रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, 2016 में ब्रिटेन में एक रेफरेंडम करवाया गया। लोगों ने रेफरेंडम में ज्यादा 50% से ज्यादा लोगों ने रेफरेंडम में कहा कि हाँ वो चाहते हैं कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए। तो रेफरेंडम तो 2016 में हो गया था, लेकिन सडनली यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं आ सकता था ब्रिटेन, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करनी थी। तो उनके चलते चलते और धीरे धीरे जो है, और साथ ही साथ यूके का, ब्रिटेन का जो अपना पार्लियामेंट है वहां पे भी काफी ज्यादा जो है लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। इसकी वजह से एक्सटेंशन लेते लेते 31 जनवरी 2020 को फाइनली यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया है। तो उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन के बारे में अगर देखें तो इट इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन इन्वॉल्विंग 27, इससे पहले इसके 28 मेंबर्स थे, अभी ब्रिटेन बाहर आ गया तो 27 मेंबर्स हो गए हैं, इसके रह गए हैं। इट अलाउज फ्री ट्रेड एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल टू लिव, ट्रेड एंड वर्क इन विचएवर कंट्री दे चूज। सो आर्टिकल इसका 50 जो है, लिस्बन ट्रीटी भी इसमें हुई है, तो लिस्बन ट्रीटी का जो आर्टिकल 50 है उसके थ्रू जो है वो एग्जिट के लिए है कि कोई भी मेंबर अगर एग्जिट करना चाहता है ग्रुप से तो उसके अंडर, उसको ट्रीटी के अंडर कर सकता है। सो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी है जो कि यूरो है, विच इज यूज्ड बाय 19 ऑफ द मेंबर कंट्रीज, इट्स ओन पार्लियामेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। सो यूके ने ज्वाइन किया था 73 में, अभी यूके इससे बाहर आ चुका है। सो आज के लिए इतना ही कवर करते हैं, बाकी एक लेक्चर इसका और हो जाएगा तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएंगे। सो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम आपका कभी भी हो, पोस्टपोन हो गया है एग्जाम, लेकिन कभी भी हो एग्जाम तो होना ही है, तो आप अपना मोरल डाउन मत होने दीजिए, आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन मत होने दीजिए। आपका जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर क्या होता है कि हम जो है टेंशन के मारे कुछ और एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं। एंजाइटी की वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, फिर हम और सोचते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो सोच के चक्कर में हम हमारा और टाइम वेस्ट करते जाते हैं। लेकिन आपने प्लीज वो नहीं करना है। आप मेरी बात मान लीजिए कि अगर आप
अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए, एनर्जी लेवल को हाई रखिए और हमेशा अच्छे से पढ़ते रहिए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता। आपको उसी स्पीड से, उसी लेवल से जैसे आप पढ़ रहे थे उसी वे में अपने पढ़ना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।